हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ पीजीआई MER चंडीगढ़ द्वारा जो जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था कल, यानी 18 मार्च को। आज गाइज उस एग्ज़ाम के मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट के खुद के कलेक्ट किए हुए हैं, मतलब पेपर में से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन गाइस मैं आप सभी के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, कौन सा ठीक है। अगर आप BSc MLT या फिर कोई अदर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंस कर रहे हो तो गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आकर ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एग्ज़ाम कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। तो गाइज ये क्वेश्चन देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इजी टू मॉडरेट आपका एग्ज़ाम था, न कि कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे। 50% क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल सुपरफिशियल आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, बेस्ट सैंपल टू डायग्नोस पोलियो। यहाँ पूछा गया है कि पोलियो को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट सैंपल इन चार ऑप्शंस में से क्या रहेगा? स्टूल, यूरिन, एसेटिक फ्लूइड और ब्लड। तो गाइज बेस्ट ऑप्शन यहाँ बनता है हमारा स्टूल इज द बेस्ट सैंपल टू डायग्नोस पोलियो। बिकॉज जैसा कि आप सभी को पता होगा, पोलियो एक ओरल फिकल रूट से फैलने वाला डिजीज था। क्योंकि आज के टाइम पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, ये हिस्ट्री बन चुका है अब। बट गाइज पोलियो पर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत ही डेंजरस ये डिजीज थी जिस पर हमने जीत पा ली है। तो गाइज बेस्ट सैंपल डायग्नोस करने के लिए पोलियो इज स्टूल। नेक्स्ट, आउल आई निग्रीज बॉडीज सीन इन केस ऑफ। इनमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जिनमें, मतलब जो हिस्टोलॉजी अगर देखें हम तो इंक्लूजन बॉडी कौन, आउल आई निग्रीज इंक्लूजन बॉडी किस केस में दिखेंगी? तो गाइज यहाँ पर बेस्ट आंसर हमारा बनता है CMV वायरस। इसमें इस CMV वायरस के केस में हमें आउल आइज निग्रीज बॉडी देखने को मिलेंगी। फैगोसाइटिस साइटोसिस इज एनहांस बाय कोटिंग एंटीजन। इनमें से ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है गाइस। मोस्टली जो अपनी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इम्यूनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे। हिस्टोपैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का मोस्टली यहाँ पर कंटेंट पूछा गया था। तो फैगोसाइटोसिस इज एनहांस बाय कोटिंग एंटीजन, तो इसका गाइस आंसर रहता है आपका ऑप्शनाइजेशन इज बेस्ट आंसर। इन निगलर्स रिएक्शन विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड। निगलर रिएक्शंस में गाइस लेसिथिनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द पैरामीटर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इनमें से जो ये हीमोग्राम के अपने पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? ओनली सेल काउंटर या अदर मेथड से हमें पता लग सकता है। तो गाइस ये ऑप्शन देखते हैं आज। सबसे पहले प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट गाइस सिंपल सी बात है, हम मैनुअली माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। MCV भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, MCHC भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RDW एक ऐसा पैरामीटर है जो हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, MCV स्टैंड फॉर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCHC स्टैंड फॉर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। बेसिकली ये दो आपके रेड ब्लड इंडाइसिस हैं। और RDW भी आपका एक रेड ब्लड सेल का ही इंडाइसिस है जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल काउंटर इसका पता लग सकता है। एक्चुअली इसमें ना जो रेड सेल्स की विड्थ का जिक्र होता है, मतलब कितने कितने डायमीटर और साइज की रेड सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये एनीमिया वगैरह के डायग्नोस में या फिर अदर उसमें पैथोलॉजिकल डायग्नोस में इसका इस्तेमाल होता है। वेयर इज द लेमिनिन लोकेटेड। इनमें से लेमिनिन कहाँ पर पाया जाता है? तो लेमिनिन गाइस बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HEP2 रिलेटेड विद। HEP होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो HEP आपका एंटी ANA एंटीबॉडीज, एंटी ANA। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस,
स्टेन यहाँ पर दी गई हैं नॉट यूज्ड इन रेटिकुलोसाइट काउंट। इनमें से कौन सी स्टेन ऐसी है जो रेटिकुलोसाइट काउंट में यूज नहीं होती। रेटिकुलोसाइट का गाइज आपको पता ही होगा कि रेटिकुलोसाइट जो हमारी मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी से जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है जिसे हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और रेटिकुलोसाइट्स का इस्तेमाल हम मोस्टली एनीमिया के डायग्नोसिस में करते हैं। तो इस स्टेन पे भी गाइज यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यू मिथाइलिन ब्लू। न्यू मिथाइलिन ब्लू गाइज ऐसी स्टेन है जो रेटिकुलोसाइट काउंट में इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। आईजीई की यहाँ पर 4 फॉर्म दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के रूप में मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो गाइज IgG3 इज द आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्डेड इन। गाइज जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट सिस्टम होता है, जो डिफरेंट काइंड के डस्टबिन्स होते हैं, अब वो भी एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है आप उसे भी सही से मैनेज करना आपको आता हो। तो गाइज इन पूछा गया है एनाटॉमिकल वेस्ट जो कि जैसे ह्यूमन टिश्यू है कोई, उसको आप किस डस्टबिन में डिस्कार्ड करोगे। तो जैसे कि हमारे पास लगभग 4 या 5 टाइप के डस्टबिन होते हैं, जिनमें आजकल जो नया अपडेट है उसमें ओनली 4 काइंड ऑफ डस्टबिन ही यहाँ पर रखे गए हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। इन सर्वाइकल सिमियार मोर नंबर ऑफ सुपरफिशियल सेल्स सीन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। जो हमारा सर्वाइकल का जो फीमेल्स में सर्वाइकल्स का सिमियार होता है, जिससे हम डायग्नोस करते हैं सर्वाइकल कैंसर या फिर अदर डिजीज़, उनमें जो चेंजेस होते हैं विद इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। जो फीमेल्स के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके इन्फ्लुएंस में जो सर्वाइकल में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब सुपरफिशियल सेल ज़्यादा दिखेंगी हमें, किस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। तो गाइज प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेनुलोमाज सीन इन केस ऑफ। ग्रेनुलोमा होता है वो किस डिजीज़ में हमें देखने को मिलता है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, HIV, सिरोसिस और कोरोना। तो गाइज यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोस्ट इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन डन इन। पोस्ट इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन होने के बाद, जिसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन से न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी कि जब कोई इन्फेक्शन हमें होता है उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ अगर किसी पर्सन को देते हैं तो वो पोस्ट इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन की कैटेगरी में आता है। तो इन सभी डिजीज़ में कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें पोस्ट इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले डिजीज़ यहाँ पर दी गई है रेबीज़, नेक्स्ट वी हैव कोविड, नेक्स्ट TB एंड नेक्स्ट पोलियो। तो गाइज इन ऑप्शंस में से पोलियो तो देखो आप अभी आज के टाइम में एरेडिकेट ही हो चुका है, पोलियो का कोई केस अवेलेबल नहीं है। जो नया केस कोई अवेलेबल नहीं है, वैसे कोई पुराना तो कोई पेशेंट जिंदा हो भी सकता है। तो पोलियो तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पोलियो में तो हम जो वैक्सीन देते हैं वो पहले ही दी जाती है, बिफोर इन्फेक्शन दी जाती है। और इन्फेक्शन होने के बाद अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो चुका है पोलियो का, उस डैमेज हो चुका उसकी बॉडी में पोलियो से, तो उसका कोई फिर इलाज है ही नहीं। टीबी नो, टीबी नहीं, कोविड भी नहीं। रेबीज़ एक ऐसा इसका एग्जाम्पल बनता है जिससे हम पोस्ट इम्यूनाइजेशन, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब किसी को कुत्ता काट लेता है या फिर चूहा काट लेता है, जिससे हमें रेबीज़ फैलने का या रेबीज़ होने का, रेबीज़ से संक्रमण होने का चांसेस रहते हैं, तो हम तुरंत बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और उन इंजेक्शन में गाइस एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फाइट कर सकती हैं रेबीज वायरस के अगेंस्ट। अगर उसके बाद अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हो, अगर इन्फेक्टेड डॉग ने आपको काट लिया है, तो गाइस आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको अगर रेबीज हो गया तो निश्चित है कि जो बंदा है जिसको रेबीज हुआ है उसकी डेथ फाइनल निश्चित है।
नेक्स्ट वी हैव इन्वर्ट माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है बार बार ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, इम्यूनोफ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, बट ये इन्वर्ट माइक्रोस्कोप मोस्टली देखने को नहीं मिलता, और इसी का यहाँ पर क्वेश्चन गाइज पूछा गया है। ऑप्शन एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, बट इन्वर्ट माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडीज। IgA एंटीबॉडीज जैसे कि 5 टाइप की हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो गाइज उनमें से IgA का फंक्शन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, किल वायरसेस, एक्टिवेट बी सेल्स, प्रोटेक्ट द म्यूकोजल टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया। सी इज़ द राइट आंसर। और गाइज एंटीबॉडीज़ पर यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एंटीबॉडीज से पूछे गए हैं, और इम्यूनोलॉजी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर इम्यूनोफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी टेक्निक में माउंटिंग सॉल्यूशन हम क्या यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट आंसर इज़ द राइट आंसर, ग्लिसरॉल PBS सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, जो कि इम्यूनोफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। Next we have the step which following the dehydration। टिश्यू प्रोसेसिंग का यह क्वेश्चन पूछा गया है। टिश्यू प्रोसेसिंग जब हम करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, तो डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा स्टेप हम करते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, डिहाइड्रेशन क्या होता है, विद द यूज ऑफ अल्कोहल से हम डिहाइड्रेशन करते हैं किसी भी टिश्यू की। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम अल्कोहल का रखते हैं, जैसे 70%, देन 80%, देन 90%, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन के बाद, उसके बाद हमें कौन सा स्टेप यहाँ पर देखने को मिलता है? तो डिहाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है क्लियरिंग। और क्लियरिंग किस सॉल्यूशन की हेल्प से होता है? जाइलिन की हेल्प से क्लियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल, डेल्टा चेक इन QC। डेल्टा चेक इन QC, इसके लंबे लंबे कुछ स्टेटमेंट दी गई थी 4, उनमें से मैंने ये एक स्टेटमेंट आपके लिए रखी है, जो कि इसका राइट आंसर है। डेल्टा चेक होता क्या है? ए प्रोसेस ड्यूरिंग पोस्ट एनालिटिकल फेज। ये पोस्ट एनालिटिकल के ड्यूरिंग, मतलब तीन जैसे फेज होते हैं हमारे, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। ये गाइज पोस्ट एनालिटिकल फेज होता है टू डिटेक्ट द डिस्क्रिपेंसी, मतलब कोई भी अगर गड़बड़ है हमारे टेस्ट रिजल्ट में, बिफोर रिपोर्टिंग बाय कंपेयरिंग द करंट पेशेंट वैल्यू टू प्रीवियस टेस्ट रिजल्ट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो करंट पेशेंट है उसी की जो रिजल्ट आया है उसी को हम कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस वैल्यू। अब जैसे किसी पेशेंट का ALP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और प्रीवियस रिपोर्ट में उसका ALP कम था, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम था, अब ज़्यादा एकदम से बढ़ा हुआ आ गया, या फिर लास्ट रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा था अब कम आ गया, तो हम उसको प्रीवियस रिपोर्ट जो हमारी है उससे मैच करके देखेंगे कि इतना हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर अदर कोई एक्शन लिया जाएगा। पैन टी लिम्फोसाइट मार्कर, पैन टी लिम्फोसाइट मार्कर, जो हमारे मार्कर्स हैं, मार्कर्स से तो बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो CD3+ इज द राइट आंसर। पैन टी लिम्फोसाइट मार्कर यहाँ पर हमारा B ऑप्शन इज द राइट आंसर। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ अनएडेड आइज, ये स्पेल मिस्टेक है थोड़ा बहुत। अनएडेड आइज गाइज, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी चश्मे के हमारी जो आइज हैं उसका जो नॉर्मल रिजोल्यूशन है वो कितना रहेगा? सो 200 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। रिजोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि जो 2 पॉइंट होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट होते हैं, हम किस मतलब पावर तक, किस रेंज तक उनको एक क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन लैमिनिन इन फाउंड इन। लैमिनिन, प्रोटीन लैमिनिन कहाँ पर पाया जाता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिजलिंग टेस्ट डन फॉर। सिजलिंग टेस्ट गाइस आपका
किस केस में यहाँ पर होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की आउटर कवरिंग जो होती है उसका क्या नाम होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पैराइटल प्लूरा, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियम और ग्लीशन कैप्सूल। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि पैराइटल प्लूरा जो हमारी लंग्स की कवरिंग को, आउटर कवरिंग को कवर करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे पेरिटोनियल, पेरिटोनियल जो अंदर वाली विसरल पेरिटोनियल होती है वो होती है। पेरिकार्डियम जो कि हार्ट की वॉल होती है, हार्ट के चारों ओर जो होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ग्लीशन कैप्सूल आपका किडनी को कवर करता है। नेक्स्ट, विच बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज्ड फॉर एबोला वायरस? जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, एबोला वायरस एक बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है, तो इसके लिए हम बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करेंगे 4 लेवल का। बायोसेफ्टी कैबिनेट गाइस माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपने देखा भी होगा, एक जो बड़ा सा कैबिन रखा होता है जिसमें मोस्टली सैंपल प्रोसेस किए जाते हैं। सेलर स्टेन, सेलर स्टेन यूज फॉर, सेलर स्टेन्स आपका नीग्रीज बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिम्सा स्टेन इज कंपोज्ड ऑफ, स्टेन के बहुत सारे क्वेश्चन थे गाइस, तो जिम्सा स्टेन यहाँ पर आपका इयोसिन और अजूर, हिमेटोजाइलिन अजूर डाइज से कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन इज इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि इंसुलिन के इफेक्ट से हो सकता है? नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है और बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि कम करता है। ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है गाइस ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस इंसुलिन अगर बॉडी में, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नई ग्लूकोज की फॉर्मेशन, तो गाइस ये आपका आंसर कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाता है डिक्रीज कीटोजेनेसिस। डिक्रीज कीटोजेनेसिस आपका सही आंसर होता है, क्योंकि अगर बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली कीटोजेनेसिस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। और कीटोन बॉडीज मैक्सिमम प्रोड्यूस होती हैं व्हेन देयर इज, जब फ्यूल के रूप में बॉडी लिपिड को इस्तेमाल करती है। ग्लाइकोलिसिस इज यू नो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। नेक्स्ट, ग्लूकोज इनटेक बाय सेल, ये भी आपका सही आंसर नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF, नॉर्मल वॉल्यूम आएगा, सॉरी यहाँ पर गाइस वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉट वैल्यू। नॉर्मल वॉल्यूम हमारी बॉडी में CSF की एक अडल्ट इंडिविजुअल में कितनी होती है? तो 100 to 200 ml इज द राइट आंसर। कोलुमनर एपिथेलियम चेंजिंग इनटू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो गाइस यहाँ पे एक कोलुमनर एपिथेलियल चेंज हो रही है स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो इस प्रोसेस का हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज मेटाप्लेसिया। CSF प्रोड्यूस्ड इन, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे अराउंड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम शॉक एंड अदर थिंग्स। तो CSF कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका कोरोइड फ्लेक्सस इज द राइट आंसर। विल्सन डिजीज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर डेट कॉज टू मच। विल्सन डिजीज गाइज यहाँ आपके ज़्यादा बॉडी में कॉपर एक्यूमुलेशन के कारण होता है। कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2009 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक काज्ड बाय, स्वाइन फ्लू पेंडेमिक गाइस जैसा आप सभी को पता ही है H1N1 वायरस से हुआ था। कॉमनली यूज्ड डीकैल्सिफिकेशन एजेंट, डीकैल्सिफिकेशन एजेंट जो कि हड्डियों में से या फिर अदर टिश्यू में से
कैल्शियम निकालने के लिए यानी उनको सॉफ्ट करने के लिए जो हिस्टोपैथोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो कॉमनली इनमें से हम नाइट्रिक एसिड एक ऐसा डीकैल्सिफाइंग एजेंट है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। फैगोसाइटोसिस डन बाय विच ब्लड सेल्स? ब्लड सेल में गाइस जैसे आप सभी को पता होगा ब्लड में डिफरेंट सेल काइंड की सेल्स होती हैं, उनमें से फैगोसाइटोसिस कौन सी करती हैं? तो न्यूट्रोफिल इज द राइट आंसर, जो कि हमारी फैगोसाइटोसिस करती है, जो कि बैक्टीरियाज को या अदर डिब्रेट्स को इनगल्फ कर जाती हैं। इयोसिन और बेसोफिल्स लिम्फोसाइट इनके अलग फीचर्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स मार्कर गाइस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गूगल CD3 इज द राइट आंसर। बाकी आप अपने से भी एक बार इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड गाइस वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को बिना डक्ट के रिलीज करते हैं डायरेक्ट इनटू द ब्लड। तो 4 यहाँ पर ग्लैंड्स आपको दिए गए हैं, इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? सबसे पहला है एड्रिनल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड पेनक्रियास। मोस्टली तीनों ग्लैंड्स में आपको यहाँ पर डक्ट देखने को मिलेंगी, बट एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें आपको कोई भी डक्ट देखने को नहीं मिलेगी, जो कि डायरेक्ट अपनी स्क्रीशंस को ब्लड में रिलीज करता है। और क्या स्क्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड? मेनली जो अपने कैटाकोलामाइंस है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एमरजेंसी हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड अदर हार्मोन्स लाइक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड बहुत सारे हार्मोन्स ये स्क्रीट करता है। विच वन इज मिक्स ग्लैंड? इनमें से मिक्स ग्लैंड कौन सा है जो कि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है? तो पेनक्रियाज पे गाइज यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्स ग्लैंड वाला भी क्वेश्चन पेनक्रियाज से है, और एक क्वेश्चन ये भी था कि पेनक्रियाज में कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, तो ये भी एक आपका क्वेश्चन था। तो मिक्स ग्लैंड आपका पेनक्रियाज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेन इज यूज फॉर लिपिड? लिपिड के लिए गाइज हम ऑयल रेड ओ स्टेन यूज करते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग वॉर्फिन थेरेपी। वॉर्फिन गाइज एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि यूज किया जाता है, तो इसकी मतलब रिपोर्टिंग के लिए, थेरेपी को रिपोर्ट करने के लिए कि सही अमाउंट में हम किसी पेशेंट को वॉर्फिन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसको डोज चाहिए, तो उसके लिए हम PTI INR टेस्ट करते हैं। विच लाइट यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है गाइस, उसमें हम UV लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम विजिबल लाइट का यूज करते हैं, विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बट फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हम UV लाइट का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PCR? PCR की फुल फॉर्म गाइस पूछी गई है, कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है। तो PCR की फुल फॉर्म गाइस देखो, कोई 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पॉली चेन रिएक्शन नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जैसे आपका है पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीकार्बन रिएक्शन। नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन लेवल गाइस पूछा गया है, वैल्यूज यहाँ पर सेम दी गई हैं और यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3.5 to 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर, 3.5 to 5.0 mg पर डेसीलीटर। तो जो सीरम प्रोटीन्स की वैल्यूज होती हैं गाइस वो ग्राम पर डेसीलीटर में होती हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्टरलाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर सीरम? सीरम को स्टरलाइजेशन के लिए हम कौन सा मेथड इनमें से यूज करते हैं? ड्राई हीट नो, कैंडल फिल्टर नो, स्टीन्स फिल्टर आपका राइट आंसर गाइस यहाँ पर बनता है। मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट यूज्ड? मोस्ट कॉमन EDTA इज द मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट
that is used in our laboratories. मेमोरी टी सेल मार्कर यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, मार्कर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर मार्कर से पूछे गए थे, जो कि एक रट्टू किस्म के, बिल्कुल रट्टू वाले, रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस हैं। सो मार्कर टी सेल मार्कर, मैच्योर टी सेल मार्कर, एक्चुअली यहाँ पर हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल डिस्टिंग्विश बाय एक्सप्रेशन ऑफ द CD4RO, ये इंटरनेट से मैंने गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आप अपने से भी इस पर एक रिसर्च कर सकते हो। मोस्ट कॉमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो, मोस्टली कौन सा ऑर्गन ऐसा है, कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है जो मोस्टली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन कैंडिडेट और पेशेंट टू अदर पेशेंट। तो गाइज यहाँ पर CMV वायरस ऐसा है जो कि मोस्टली इन्फेक्शन फैलाता है। विच सेल इज नॉट प्रेजेंट इन PBF, पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है जो हमारी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की हम अगर बात करें, नॉर्मल अडल्ट की बात करें, इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो उसकी PBF में नहीं मिलेंगी अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन वहाँ पर नहीं है तो गाइज रेटिकुलोसाइट ऐसी हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलती एक नॉर्मल इंडिविजुअल की। अगर कोई पेशेंट एनीमिक है तो उसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। मोस्ट अबंडेंट मीन्स 75% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी इन सीरम, वेरी बेसिक क्वेश्चंस गाइज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी पाई जाती हैं, तो IgG इज द राइट आंसर, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है और मोस्ट अबंडेंट यहाँ पर पाई जाती हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन अपीयर आफ्टर इन्फेक्शन, फर्स्ट इनमें से कौन सा इन्फेक्शन होने के बाद अपीयर होता है, तो IgM इज द राइट आंसर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, इवन देखो गाइज इम्यूनोलॉजी भर भर के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसमें से भी यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा, एक वाई शेप स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जिसमें 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो L2H2 इज द राइट आंसर। सो गाइज नेक्स्ट जो आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो तब तक के लिए अगर आपने आपका अपना VMed एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।